लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार है कौन और लॉरेंस बिश्नोई बना कैसे? क्या सिर्फ एक हिरन की मौत के चलते उसने सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया? लॉरेंस से मैं बहुत बार मिली हूँ और मुझे वो क्रिमिनल्स वाला ऑरा उसके साथ फील नहीं होता। मैं सिद्धू मूसेवाला केस पे जाऊंगी। ये पूरा मामला हुआ क्या था? जितनी इन्फॉर्मेशन चार्जशीट के बाद मेरे पास है उसमें पर्टिकुलर जो ये मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाला का, उसमें लॉरेंस का कोई रोल नहीं। सलमान खान के मामले में जो काला हिरण मामला हुआ, उसमें सिर्फ काले हिरण का ही मामला था, विवाद था, या फिर ये लड़ाई कहीं ना कहीं ईगो और अहंकार की भी थी? ब्लैक बक का बच्चा, अगर उसकी माँ मर जाए या बच्चा अनाथ उनको कहीं सड़क पर मिल जाए घूमता हुआ, तो जो बिश्नोई कम्युनिटी की फीमेल्स हैं वो उन्हें अपनी ब्रेस्ट फीड करा के उनको सर्वाइव करते हैं। तो यू कैन एंटिसिपेट कि वो किस हद तक उसको सेक्रेड एनिमल मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। लॉरेंस की बात कर रहे थे कि उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हुआ है तो ही इज इनोसेंट, बट सलमान खान को कन्विक्शन हुई है उसमें। बिश्नोइयों का जो उनका तीर्थ स्थान है मुकाम मंदिर, वहाँ जाके आप अपनी गलती की माफ़ी मांग लो, दैट्स इट। तो उनके सेंटिमेंट्स सरवाइव हो जाएंगे। ईगो तो यहाँ पे सलमान खान का है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग का राइवल गैंग्स में थे, बट जो उसका टिल्लू का मर्डर हुआ था तिहाड़ जेल नंबर 8 में हुआ था, और इसमें मर्डर में गोगी गैंग के लोग थे। उस टाइम पे ना तो उस जेल में लॉरेंस बिश्नोई था, ना उस मर्डर करने वालों में लॉरेंस बिश्नोई था, बट स्टिल उस केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अगर आ जाता है तो आई डोंट नो कहाँ से और क्यों आ जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज़ में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आता है, 700 शूटर्स को हैंडल भी कर रहा है? चार्जशीट्स में भी यही आता है कि 700 शूटर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। उनके कुछ नाम होंगे, 700, 1, 2, 3, 4 से लेके 700 तक गिनती नहीं है। कहाँ है वो? आप कहते हो कि जिस सब जेलों में हमने डाल दिए, रोज़ न्यूज़ में आता है कि आज लॉरेंस गैंग के 5 गुर्गे पकड़े। जब आप सबको पकड़ के जेल में डाल रहे हो तो ये गिनतियाँ बढ़ क्यों नहीं रही हैं? तिलक किस चीज़ का लगाते हैं? मतलब पूजा करता है या फिर किसी हनुमान जी की? पूजा पाठ करता है, हनुमान जी का भक्त है। वो सुंदरकांड का डेली पाठ करना। क्या कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी? ये प्यार का मामला भी था? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया में कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसको जला दिया गया था। बाहर निकल पाएंगे? इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूं और आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको पर्दे के पीछे की कहानी सुनाएंगे। और पर्दे के पीछे की वो असली कहानी उस शख्स की है जिसने कह सकते हैं कि नेता अभिनेताओं से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग पाली है। हालांकि वो क्राइम्स की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा अभी केसेस चल रहे हैं तो उसमें ये कहा जा सकता है कि एक तरह से टेरर और फिरौती मांगना, क्राइम की दुनिया का एक बड़ा नाम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात कर रही हूँ। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जहाँ भी आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक ग्लैमर भी जुड़ता है, साथ ही साथ एक ऐसे शख्स की बात भी आती है जिसके बारे में हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमें टीवी में पता चलता है, वीडियो में पता चलता है, हेडलाइंस के जरिए पता चलता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार है कौन और लॉरेंस बिश्नोई बना कैसे? क्या सिर्फ एक हिरन की मौत के चलते उसने सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया, या फिर वो जब पॉलिटिकल उसका एंगल दिया जाता है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी उसके चलते वो लॉरेंस बिश्नोई बन गया या द लॉरेंस बिश्नोई बन गया, या फिर उसके पीछे की कहानी कुछ और है? ये पूछेंगे हम उनकी वकील से। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई का केस रजनी जी हैंडल कर रही हैं। और लॉरेंस बिश्नोई, रजनी जी, ऐसा अपराधी आज के डेट में बन गया है ना, जिसकी कह सकते हैं फ़ैन फॉलोइंग भी है, क्योंकि यूथ उससे बड़ा रिलेट करता है। अगर पंजाब में चले जाएं तो पंजाब में हम गन कल्चर फिल्मों में, मूवीज़ में देखते हैं, गानों में देखते हैं, तो वहाँ से भी रिलेट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब क्राइम की दुनिया की बात आती है, फिरौती की बात आती है,
तो लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र आना बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, द लॉरेंस बिश्नोई कैसे बन गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी, जो आपने गन कल्चर की बात कही। गन कल्चर, दैट इज़ अ ट्रुथ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री, स्पेशली पंजाब के सिंगर्स ने गन कल्चर को बहुत प्रमोट किया है। और बहुत सारे क्रिमिनल्स भी ऐसे मिलेंगे जिनके सोशल मीडिया पे या फोटोज़ या उनके, अगर आप देख लें कि प्रोफाइल में उनके पास वेपन्स की रिकवरी हुई है या वेपन्स के साथ फोटोज़ डाल रहे हैं बिफोर एनी इंसिडेंट्स या इंसिडेंट्स के बाद में। और बट अगर आप लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस का एक भी फोटो किसी टॉय गन के साथ भी मैंने आज तक सोशल मीडिया पे या कहीं पर नहीं देखा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम किसी वकील का नाम सुनते हैं ना, जो अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई को भैया हमने तो मान लिया कि ये क्रिमिनल है, हमने जजमेंट पास कर दी क्योंकि टीवी पे हमने देखा कि अरे इसने तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया है, ये तो जेल में रहकर पूरी गैंग चलाता है, 700 शूटर्स को हैंडल करता है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, हमने तो मान लिया। लेकिन आप बीइंग एडवोकेट, आपके लिए क्या मुश्किल रहता है ऐसे केसेस को हैंडल करना? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भैया देखो क्रिमिनल को बचा रही हैं, तो वो आपकी नज़र में क्रिमिनल है और आप बचाने की कोशिश कर रही हैं कि वाकई ही वो ऐसा इंसान है जिसको बचाया जाना चाहिए। देखिए, बीइंग अ डिफेंस काउंसिल, मेरे पास अगर कोई क्राइम कर भी आता है तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर मैं उसका केस लड़ रही हूँ तो मैं यही मानकर चलूँगी कि उसने कुछ नहीं किया। और ये सिर्फ मैं नहीं मानती, हमारा लॉ भी ये प्रिज्यूम करता है कि जब तक अगर उसका गुनाह साबित नहीं होता कोर्ट में तो ही इज़ एन इनोसेंट। तो लॉरेंस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल केसेस का ट्रायल फेस कर रहा है बट कन्विक्शन नहीं है, तो मेरे लिए वो इनोसेंट है। और जब तक कोर्ट उसको गिल्टी प्रूफ नहीं करता, कन्विक्ट नहीं करता, तो ही विल बी एन इनोसेंट पर्सन। अच्छा, आप कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे आप बोलेंगे कि ये इनोसेंट है? सबसे पहला तो कन्विक्शन नहीं है केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्विट है। अभी रिसेंटली एक केस में डिस्चार्ज भी हुआ है जो दिल्ली का ही केस था। बट हाँ, अभी वो केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स सुपीरियर कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। और दूसरी चीज़, एक क्रिमिनल्स का एक ऑरा होता है, हर पर्सन का एक ऑरा होता है। लॉरेंस से मैं बहुत बार मिली हूँ और मुझे वो क्रिमिनल्स वाला ऑरा उसके साथ फील नहीं होता। बहुत सारे एक्यूज दूसरे लोगों के भी केसेस हैं, दूसरे ऑफेंडर्स के भी केसेस हैं मेरे पास जिनसे मैं मिलती हूँ। बट हाँ, कहीं कहीं किसी से वाइब्स आती हैं कि हाँ, हो सकता है इसने ये किया हो। हालांकि बीइंग अ डिफेंस काउंसिल वी आर ड्यूटी बाउंड कि हमें उनको डिफेंड करना है। अगर हम केस कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। जो भी अगर कोई एविडेंस है तो वी ट्राई टू फाइंड कि उसमें कोई लूप होल हो, उसमें कोई कमी हो, कुछ लीगल जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें कुछ कमी हो। तो जब तक प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स पूरा 100% प्रूफ नहीं करती, तब तक तो हर एक्यूज्ड इनोसेंट ही है। आप जब भी किसी का केस लेती होंगी, ऑब्वियसली आप पूरी रिसर्च करती होंगी। डेफिनेटली। तो लॉरेंस बिश्नोई, जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे और पढ़ा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम बलकरण बराड़ था और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बना। ये सफ़र कैसे चला? नहीं, ये एक बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है जो मीडिया में है कि उसका बचपन का नाम बलकरण बराड़ था। उसका बचपन से शुरू से पहला और लास्ट नाम लॉरेंस बिश्नोई ही था। बलकरण बराड़ ये थोड़ा टाइम जब कस्टडी से फरार हुआ था, पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागा था, थोड़ा टाइम बाहर रहा था, उस टाइम पर शायद ये बलकरण बराड़ नाम यूज़ हुआ है। अदरवाइज बलकरण बराड़ उसका नाम नहीं है। पूरी आइडेंटिटी कार्ड्स पे, आधार कार्ड सब पे जगह लॉरेंस है। लॉरेंस बिश्नोई। और ये लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में कैसे आया? क्योंकि आज हम बात करेंगे डायरेक्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। हमने जो सुना है कि भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़रिए जो है वो क्राइम की दुनिया में एंट्री जो हुई थी इसी के ज़रिए हुई थी। ऐसा क्या सच है? क्या कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी? ये प्यार का मामला भी था? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया में हैं।
नहीं, ये भी बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया में कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, उसका रिवेंज लेने के लिए ये क्राइम वर्ड में आया। दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सच है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा है। अपने बेसिक स्कूलिंग जो उसने अपने नेटिव एरिया अबोहर से की थी, उसके बाद वो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए चंडीगढ़ गया। वहाँ अच्छी फैमिली से था, इंटेलिजेंट था, इम्प्रेसिव था, बोलने में अच्छा था, तो वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद हर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी का देख लो, यूपी की यूनिवर्सिटी का देख लो, कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह इलेक्शंस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा मार पिटाई होती है। कुछ ना कुछ केसेस हर इलेक्शंस में बनते हैं, और ऐसा कोई कैंडिडेट शायद ही होगा जिसके अगेंस्ट या जिसने कोई केस ना किया हो बिल्कुल पॉलिटिक्स में। तो वही से जो इसका पहला केस लगा था वो उन्हीं इलेक्शंस के टाइम पे कॉलेज में लगा था। और उसके बाद बस ये रहा कि जो जिन लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ वो शायद उस टाइम थोड़ा पावरफुल लोग थे, कोई पुलिस ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स थे। तो एक केस के बाद जो हमारा जनरल प्रोसीजर होता है कि किसी को भी अगर एक केस में इम्प्लीकेट कर दिया जाता है तो उस पर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड और मल्टीपल केसेस लगा दिए जाते हैं। तो बस वहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो एक केस लगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बस इसी तरह से वो स्टार्टिंग में जो 4-5 केसेस लगे बस वही था इसका। उसके बाद कुछ भी नहीं था, शांत था। पॉलिटिक्स वाले ही जो केसेस थे उनमें बेल हो गई थी, बाहर आया। बट उसके बाद फर्दर पता नहीं कहाँ से ये सारे केसेस लगते चले गए और आज की डेट में वो दा लॉरेंस बिश्नोई बन गया। तो ये जो केस था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, ये वही था जो विक्की मिदू खेड़ा का और इसका राइवलरी शुरू हुई थी? नहीं, विक्की मिदू खेड़ा इसका कभी राइवल नहीं रहा। विक्की मिदू खेड़ा को तो ये बड़े भाई की तरह मानता ट्रीट करता था। हाँ। तो उनकी राइवलरी कभी नहीं रही, उसको सपोर्ट ही किया है। विक्की मिदू खेड़ा को लॉरेंस ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। और जब लॉरेंस इलेक्शंस में खड़ा हुआ था तब विक्की मिदू खेड़ा ने भी पूरा सपोर्ट किया था। बट वही पॉलिटिक्स के ही केसेस थे सारे। तो राइवलरी किसके साथ हुई थी फिर? उस टाइम कॉलेज लाइफ में तो ऐसा सच कोई राइवलरी किसी के साथ नहीं थी। बस जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो ये आप कह सकते हो कि डिफरेंस इन थॉट्स, कि उनकी अलग विचारधारा थी, इनकी अलग थी, बस यही था। कोई ऐसे राइवलरी वाला नहीं था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद से लेकर जब लॉरेंस बिश्नोई लाइमलाइट में आया, वो था सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, जिसके बाद मतलब एक समझ लीजिए कि आंधी ही आ गई। और उसके बाद तो हर तीसरे मामले में नाम आता था कि इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है, बिश्नोई गैंग, इतना ज़्यादा। तो ये सिद्धू मूसेवाला का फेम था जो लॉरेंस बिश्नोई पर कह सकती हूँ भारी पड़ा, या फिर लॉरेंस बिश्नोई एक सॉफ्ट टारगेट बन गया? देखिए, सिद्धू मूसेवाला के मैटर का जहाँ तक मुझे पता है, सिद्धू मूसेवाला का एक मैनेजर था जो शगनप्रीत, जो विक्की मिदू खेड़ा का मर्डर हुआ था, उस मर्डर में जो शूटर्स थे उनको वेपन्स और उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया था शगनप्रीत ने। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा था कि शगनप्रीत जो मूसेवाला का मैनेजर है, तो कहीं ना कहीं मूसेवाला भी उसमें विक्की मिदू खेड़ा के मर्डर में इन्वॉल्व था। तो उसको लेकर के राइवलरी ज़रूर थी थोड़ी सी, या ये कह सकते हो कि उससे नाराज़गी थी। राइवलरी भी सही वर्ड नहीं होंगे यूज़ करना, नाराज़गी थी कि हाँ, विक्की मिदू खेड़ा के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला का नाम आ रहा था और उसके मैनेजर का डायरेक्ट रोल था उसमें। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा नाराज़गी ज़रूर थी। बट उस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई का क्या हाथ है, क्या रोल है, तो मैटर अभी कोर्ट में है, ट्रायल चल रहा है, एविडेंसेस चल रहे हैं। तो इस टाइम पर उस केस के बारे में कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है। बिल्कुल। सिद्धू मूसेवाले के परिवार वालों से आपकी कभी बात हुई है? नहीं, उनके परिवार से कभी नहीं बात हुई। कभी किसी परिजन से बात नहीं हुई? नहीं। और ये जो शगनप्रीत था, ये कभी ट्रायल के लिए आया?
नहीं, शगनप्रीत तो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ उसके बाद शगनप्रीत तो गायब ही हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। उसने एंटिसिपेटरी बेल भी लगाई, सेशंस में लगाई, डिसमिस हुई, हाई कोर्ट में उसने लगाई, हाई कोर्ट ने कहा कि आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, बट कभी ना वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया, ना उसने कभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, और आज तक किसी को नहीं पता। अच्छा, आप किन बेसिस पे ये बोल सकती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इनोसेंट है? हमारा लॉ कहता है कि जब तक उसका किसी का गिल्ट ठीक है। प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि एक व्यक्तित्व कैसा है लॉरेंस बिश्नोई का, मतलब पूरी दिनचर्या क्या रहती है, मतलब क्या, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट रहा है लॉरेंस ना। बिल्कुल। तो क्या मतलब वहाँ पर किताबें पढ़ते हैं, या फिर कभी ऐसा अपना विचार व्यक्त किया कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, या फिर कुछ ऐसे आपको चीज़ें मिली कि भाई इसको लॉ की अच्छी खासी जानकारी है और खुद भी ये चीज़ें बहुत समझता है? नहीं, देखो ये चीज़ है कि एक किसी भी मैटर में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ डील करना बहुत आसान होता आसान है। रहता है। उसको चीज़ें समझाना और उसकी बात समझना इजी होता है। आप उससे कम्युनिकेट इजीली कर पाते हो। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, लॉरेंस के साथ हमें कभी केस को लेके इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी नहीं होती कि ये काम ऐसे करना है, पहले हम इस लाइन पे चलेंगे, फिर हम ये डिफेंस लेंगे, ऐसे करेंगे। तो उस चीज़ को लेके वो समझता है। और जनरली एक जो क्रिमिनल्स के साथ या किसी का भी जिसका भी केस होता है एक्यूज्ड के साथ हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो होता है कि बहुत वो बेचैन रहते हैं कि भाई बेल लगाओ, जल्दी से बेल लगाओ, बेल नहीं हो रही, या आप नहीं जा रहे हो कोर्ट, केस आपसे लेके किसी दूसरे को दे दे या दूसरे से लेके आपको दे दे। तो ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि भाई उसकी बेल हो गई, मेरी नहीं हुई। ये सब चीज़ें रहती हैं किसी भी एक्यूज्ड के साथ, जो चाहे फर्स्ट टाइमर है, चाहे कोई 4 केस हैं। जनरली जो ये स्नैचिंग वाले होते हैं, थेफ्ट वाले होते हैं, ये एक्यूज्ड के साथ ये सब इश्यूज रहते हैं कि भाई हमारी जल्दी से बेल कराओ, छोटा सा तो केस है, बेल नहीं हो रही। बट लॉरेंस के साथ या जो दूसरे ये क्रिमिनल्स आप कहते हो एक्यूज पर्सन्स हैं जो हाई प्रोफाइल वाले, उनके साथ इन सब चीज़ों को लेके इशू नहीं होता। वो चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट लॉरेंस इस चीज़ को समझता है कि लॉ एक प्रोसीजर है और वो टाइम लेता है। तो इट विल टेक टाइम कि कोई भी चीज़, कोई भी केस सॉर्ट आउट होने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए या एक्विट होने के लिए एविडेंस का प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर है इट विल टेक टाइम। तो इन सब चीज़ों को लेके उसके साथ कभी इशू नहीं होता। और बाकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी जेल में? बाकी एक्टिविटी बहुत साधारण जीवन जीता है। इवन हम लोग जिसे कह सकते हैं ना कि हम लोग भी फिर भी थोड़ा बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, बट उसकी लाइफ बिल्कुल सिंपल है। सुबह अर्ली राइजर है, अर्ली बर्ड्स यू कैन से, सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो उठ जाएगा, सर्दी है जेल है डजेंट मैटर, अपना वो पूजा पाठ करेगा। उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि मल्टीपल केसेस का ट्रायल फेस कर रहा है और सारी पेशियाँ उसकी जेल से ही होती हैं वीसी के थ्रू। तो वीसी 10:30 11 बजे शुरू होती है, उससे पहले अपना नहा धो के पूजा पाठ, एक्सरसाइज, उसका वही सब रहता है। और अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग से फ्री होके अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जो जेल में कुछ लिमिटेड इक्विपमेंट्स एक्सरसाइज के या स्पोर्ट्स के अवेलेबल हैं वो कर लिया। फिर सुबह जल्दी उठना है तो टाइम से सो भी जाता है। खाने पीने में बिल्कुल सिंपल है, दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं खाता, सिर्फ फ्रूट सैलेड, दूध दही जो मिल जाए। और उसके लिए भी कभी मैंने इवन हम लोग कोर्ट्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाते हैं कि भाई बंदे को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बंदे को शूज़ की परमिशन दे दो, किसी के बैक पेन है तो उसको गद्दे की परमिशन चाहिए, किसी को मल्टीपल चीज़ें रहती हैं उनकी कि ट्रीटमेंट का जनरली रहता है कि भाई बंदा बीमार है उसको ये फैसिलिटी चाहिए। बट लॉरेंस की आज तक मैंने एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है किसी कोर्ट में। मतलब शिकायत नहीं करता? कोई शिकायत नहीं। लोगों को होता है कि हमें भाई खाने में पानी वाली दाल दे रहे हैं, खाना अच्छा नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं दे रहे हैं। लॉरेंस की ऑन रिकॉर्ड आज तक एक भी एप्लीकेशन मेरी नॉलेज में नहीं है कि मुझे फ्रूट नहीं मिला, मुझे दूध नहीं मिला, मुझे कैंटीन का एक्सेस नहीं दे रहे, मुझे जूते नहीं दे रहे, चप्पल नहीं दे रहे या कपड़ों की परमिशन नहीं दे रहे। जो है ही इज सेटिस्फाइड इन उतने में ही सेटिस्फाइड है।
ठीक है, एक केस में वो बरी भी हो चुका है और बाकियों में अभी नहीं, सिद्ध नहीं हुआ है। बहुत सारे केसेस में बरी हो चुका है। अपराध अभी जो मेन केसेस हैं उसके सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं मतलब शायद वकील के तौर पर आप नहीं बताएंगी, लेकिन कभी आप मतलब ऐसे कभी लॉरेंस बिश्नोई को आपको लगा कि कहीं कुछ गिल्ट है कि वो बाहरी दुनिया से यहाँ आ गया है, अगर बाहर होता तो शायद कुछ बड़ा कर पाता, या फिर जो किया है वो ना होता तो बेटर होता? देखो, गिल्ट हर इंसान अपनी लाइफ में एक एम रखता है। वो भी लॉ स्टूडेंट था, एक अच्छा लॉयर या अच्छा जज बन सकता था, तो और अपनी फैमिली से दूर है तो कहीं ना कहीं गिल्ट तो होता है। वो हर इंसान के मन में होता है कि अगर मैं अपनी फैमिली के पास होता, मैं उनके लिए ये करता, वो मेरे लिए ये करते, या सब कुछ लाइफ में होते हुए भी वो इतना सिंपल जीवन जी रहा है, उसके घर में किसी लग्जरी की किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा उसके मन में भी। हालांकि उसने ऐसा कभी अपने मुंह से कभी कहा नहीं है, बट बीइंग अ पर्सन वी कैन एंटिसिपेट कि हाँ, कहीं कुछ तो एक मलाल होगा कि हाँ, अगर मैं बाहर होता तो मैं ये करता या ये कर सकता था। अच्छा, जिस तरह से आप उसका व्यक्तित्व बता रहे हैं वो मतलब शांत स्वभाव का है और अहंकार नहीं है, लेकिन अगर अहंकार नहीं है तो सलमान खान के मामले में जो काला हिरण मामला हुआ उसमें सिर्फ काले हिरण का ही मामला था, विवाद था, या फिर ये लड़ाई कहीं ना कहीं ईगो और अहंकार की भी थी? क्योंकि सलमान खान और इसका जिस तरह से चला हुआ था ना, वो माफ़ी मांगने को तैयार है, और बिश्नोई समाज ने एक तरह से इशारा कर दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपनी बात पे अड़ा रहा। नहीं, देखो, जहाँ तक इस ईगो की अगर हम बात करें तो यहाँ ईगो की लड़ाई नहीं है, ना कोई वो वर्चस्व की लड़ाई है। ये सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो नेचर के बहुत करीब है, और बिश्नोई कम्युनिटी के जो इनके पूर्वज हैं, इवन लॉरेंस के दादा जो थे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दी। तो और जो ये ब्लैक बग है, काला हिरण, इसको बिश्नोई, पूरी बिश्नोई कम्युनिटी पूजा करती है। हाँ। इवन जो अगर कोई बच्चा, ब्लैक बग का बच्चा, अगर उसकी माँ मर जाए या बच्चा अनाथ उनको कहीं सड़क पर मिल जाए घूमता हुआ, तो जो बिश्नोई कम्युनिटी की फीमेल्स हैं वो उन्हें अपनी ब्रेस्ट फीड करा के उनको सरवाइव करते हैं। तो यू कैन एंटिसिपेट कि वो किस हद तक उसको सेक्रेड एनिमल मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। तो जब काले हिरण का शिकार हुआ, और इसमें सिर्फ एक एंटिसिपेशन नहीं है कि सलमान खान ने मार दिया, इट हैज़ बिन प्रूव्ड, कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूव किया था। जो हम अभी लॉरेंस की बात कर रहे थे कि उसका गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है तो ही इज इनोसेंट, बट सलमान खान को कन्विक्शन हुई है उसमें। दैट मीन्स कि हमारी जो कंट्री की कोर्ट्स हैं, हमारा लॉ है, उसने डिक्लेयर कर दिया है सब एविडेंसेस देखने के बाद कि यस, सलमान खान इज गिल्टी। तो वो तो सिर्फ इतनी सी डिमांड है उनकी कि ठीक है, लॉ अपनी जगह है, बट कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स अपनी जगह हैं। वो चाहते हैं, जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि ठीक है, आपने जो गलती की और जो कि प्रूफ हो गई कि आपने की है, आप उसका पश्चाताप करो, उसकी माफ़ी। हमारा जो मुकाम में बिश्नोइयों का मंदिर है, जो उनका तीर्थ स्थान है, मुकाम मंदिर, वहाँ जाके आप अपनी गलती की माफ़ी मांग लो, दैट्स इट। तो उनके सेंटिमेंट्स सरवाइव हो जाएंगे। ईगो तो यहाँ पे सलमान खान का है। मैं यही बोलने लगी थी, आपको लग रहा है ईगो सलमान खान? ईगो तो सलमान खान का है। अगर बीइंग अ पब्लिक फेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, बहुत पब्लिक, नॉट नेशनली, इंटरनेशनली आपको फॉलो करती है, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बीइंग ह्यूमन जैसी आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हो, तो यू शुड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। जिस काम को करके एक कम्युनिटी को अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी पर्सन से आके आप माफ़ी मांगो। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझसे आके माफ़ी मांगो, किसी बिश्नोई ने कहा कि भाई मुझसे आके माफ़ी मांगो। ये उनकी कम्युनिटी की एक डिमांड है, डिमांड कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, कि आपने जो गलती की है, आपने जो पाप किया है, उनकी नज़रों में ये पाप है, क्योंकि आपने उनके एक पवित्र, जिसको पूजते हैं वो,
उस जानवर का आपने शिकार किया और जो कि पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है, सिर्फ आप उसकी अपनी गलती का आके पश्चाताप करो, वहां आके माफी मांगो, बस। बिल्कुल, हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं अगर किसी को आपने बचाना अगर आप एक आइकन हो, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई नुकसान है कि किसी मंदिर में जाके माफी मांग लो। और ऐसा नहीं है कि सलमान खान कभी मंदिर नहीं गए हैं, बहुत सारी मूवीज में उन्होंने हिंदू कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेस्ट सलमान खान जी की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी लाइफ है। आई एम नो वन टू से ठीक है। एनीथिंग कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सन उनकी अपनी राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, वो जो करना चाहें कर सकते हैं, उनके पास लिबर्टी है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे फिल्में देखते हैं? जेल में तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, शौकीन। मैंने कभी पूछा नहीं है। अच्छा, सलमान खान के घर पे फायरिंग भी हुई थी, उसकी भी जिम्मेदारी जो थी बिश्नोई गैंग ने ली थी। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ली जाती है ना, वो एक जो एक आजकल का सेट स्टैंडर्ड है या फॉर्मेट आप कह लो, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ली जाती है। बट वो सोशल मीडिया पोस्ट डाल कौन रहा है? कोई एक सिंगल एलिगेशंस नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है कि वो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई ने डाली है। अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूरे वर्ल्ड में कहाँ किसको फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कहाँ कहाँ केसेस आ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम कौन यूज़ कर रहा है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन सलमान खान के घर में जब फायरिंग हुई उसके बाद बॉलीवुड में एक तरह से ये होने लगा कि अब शायद दाऊद वाला कल्चर जो है वो दोबारा आ रहा है। देखिए, सलमान खान के घर फायरिंग हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। बट उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर शाहरुख खान को भी फिरौती की कॉल आई थी, जो मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल पर आई थी। और वो पता चला कि वो फिरौती की डिमांड किसने की, बिहार में कोई सब्जी वाला था। उसके बाद और ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए। तो ये तो एक जो उसका नाम है उसको यूज़ करके दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही आंसर मेरे ख्याल में आपका बाबा सिद्दीकी केस का भी होगा, क्योंकि बाबा डेफिनेटली मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई है, केस अभी कोर्ट में चल रहा है। उन सब केसेस में आई कैन से कि लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट कहीं कोई एविडेंस नहीं है। सब जगह पे उसका नाम सिर्फ एज अ मेन कॉन्स्पिरेटर शो किया गया है कि भाई इस केस की प्लानिंग में मेन प्लानर लॉरेंस बिश्नोई है, सब काम लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर हुआ है। बट मुझे आज तक किसी भी चार्जशीट में, किसी फाइल में ये नहीं मिला कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा, तो किसको कहा, कैसे कहा, और उस बंदे ने आगे आके क्या प्रोसीजर किया, कैसे किया। बस जो एक्यूज्ड पकड़े जाते हैं उनके डिस्क्लोजर में, एक के डिस्क्लोजर में दूसरे का नाम, दूसरे के डिस्क्लोजर में तीसरे का, तीसरे या चौथे के डिस्क्लोजर में लॉरेंस बिश्नोई का आ जाता है कि जी हमें उसने बोला था। बट देयर इज़ नो एविडेंस। और ये जो तमाम इंटरव्यूज़ हो जाते हैं जेल में, ये कैसे एक्सेस हो जाता है? ये तो अब जेल अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं, या जो केस की इन्वेस्टिगेशन की है वो टीम बता सकती है। लेकिन उसमें लॉरेंस बिश्नोई के पास भी तो फ़ोन रहता ही होगा ना? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के पास फ़ोन आज तक कोई रिकवर तो हुआ नहीं। कौन सा फ़ोन? कभी नहीं हुआ रिकवर? कोई फ़ोन रिकवर नहीं हुआ। जेल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि लॉरेंस के पास कोई फ़ोन नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ये कौन से फ़ोन है। और ये चीज़ें जो इस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं कि फ़ोन यूज़ कर रहा है, AI का ज़माना है मैडम। यहाँ तो मोदी जी को नहीं बख्शा गया, ट्रंप के मल्टीपल वीडियोस, ये डीप फेक वीडियोस, ऐश्वर्या राय के मल्टीपल केसेस हैं। कैसे हाउ कैन यू एंटिसिपेट कि लॉरेंस बिश्नोई के डीप फेक वीडियोस नहीं आ सकते? तो आपका कहना है कि ये सारे डीप फेक वीडियोज़ हैं जो उसके हालांकि कुछ तो मैंने इट मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि है। ना मैं ये कह रही हूँ कि लॉरेंस ने यूज़ किया है, ना मैं ये कह रही हूँ कि लॉरेंस ने यूज़ नहीं किया है। दैट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल जो कि अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में चल रहे हैं। बट इट कैन बी पॉसिबल, डीप फेक भी हो सकते हैं। और एक जो हत्या हुई थी जेल में, मैं वो मुझे धुंधला सा याद आ रहा है, अच्छे से याद नहीं आ जेल रहा। में तिहाड़ में हाँ, क्या उसकी नाम था? टिल्लू ताजपुरिया। हाँ, टिल्लू ताजपुरिया की। वो क्या पूरा मामला था? वो टिल्लू जो था, ये
टिल्लू ताजपुरिया गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग का राइवल गैंग्स में थे। बट जो उसका टिल्लू का मर्डर हुआ था वो तिहाड़ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे याद है तिहाड़ जेल नंबर 8 में हुआ था। और इसमें मर्डर में गोगी गैंग के लोग थे। नाम मुझे सबके याद नहीं है, बट हाँ गोगी गैंग के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उस टाइम पे ना तो उस जेल में लॉरेंस बिश्नोई था, ना उस मर्डर करने वालों में लॉरेंस बिश्नोई था, बट स्टिल उस केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अगर आ जाता है तो आई डोंट नो कहाँ से और क्यों आ जाता है। और वो वाकई ही सुसाइड था या फिर हत्या थी? नहीं, इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ मर्डर। मर्डर था। हाँ मर्डर हुआ था, उसकी वीडियोस भी आई थी, वीडियोस भी उसकी सब सोशल मीडिया पर आई थी। तो चाकू से वो दरी वो काटी गई नहीं, थी? दरी नहीं काटी गई थी। वो आई थिंक जो जहाँ तक मैंने उस केस को पढ़ा था उसमें जो पंखे के ब्लेड्स होते हैं उनको ट्विस्ट करके कुछ उनसे चाकू की तरह उसको यूज़ किया गया था। और फांसी का फंदा बनाया गया था? नहीं, ही वॉज ब्रूटली किल्ड विद दोज नाइफ्स। और किसने किया ये नहीं पता? एक्यूज्ड के नाम हैं बट आई डोंट रिमेम्बर। तो जेल में ये सब कैसे पॉसिबल हो जाता है? ये तो देखो जेल अथॉरिटीज आर द बेटर पर्सन टू आंसर कि जब पूरी जेल के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास हैं, किस लिए हैं? सिर्फ वो लगाने के लिए। और सीसीटीवी कैमरास की पे 24/7 जेल अथॉरिटीज नज़र रखती हैं। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर जेल अथॉरिटीज की नाक के नीचे ऐसे वेपन्स अगर बैरक्स में बन रहे हैं, पंखा अगर टूटा है तो टूटा होगा, तोड़ा होगा किसी ने, या अपने आप टूट कर गिरा होगा, तो तब जेल अथॉरिटीज कहाँ थी? अगर अपने आप गिरा है पंखा या किसी ने तोड़ा है तो जेल अथॉरिटीज को पता नहीं चला होगा। चला होगा तो उन्होंने उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स, अगर पंखा टूट कर गिरा है उसकी 3 या 4 पंखड़ियाँ जो भी हैं जेल अथॉरिटीज की नॉलेज में होंगी। अगर उसकी पंखड़ियाँ आपने 2 कलेक्ट की हैं, एक अगर वहाँ से मिसिंग है तो कहाँ गई? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जेल अथॉरिटीज मस्ट बी अवेयर ना। और अगर वो नहीं कर रही हैं तो देयर इज लैक इन देयर ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई हो गया, गोल्डी बराड़ हो गया, इनका नेटवर्क बाहर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बाहर रहकर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चला लेते हैं? लॉरेंस तो जेल में है। गोल्डी बराड़ के बारे में मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट चल तो रहा है, नाम तो यूज़ हो रहा है। अब ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी आज तक कोई एक ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट आज तक मेरे सामने आई नहीं है कि कहाँ से और कैसे हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज़ में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आता है, 700 शूटर्स को हैंडल भी कर रहा है, लेकिन मतलब ये 700 शूटर मैं हर जगह न्यूज़ में सुनती हूँ। हर केस की फाइल में आते हैं कि भाई 700 शूटर हैं। हाँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया, इतने एनकाउंटर्स होने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद, और कहते हैं कि जी यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू यूथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 700 की गिनती ना कभी घट रही है ना बढ़ रही है। अच्छा, मैं अपडेट नहीं होंगी। और नहीं, आपकी बात नहीं है, ये स्टिल उसमें चार्जशीट्स में भी यही आता है कि 700 शूटर्स हैं, 700 शूटर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। और दूसरी चीज़, मैंने एक और किसी इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि अगर वो 700 शूटर हैं, लेट अस से कि 700 नहीं 70 हैं, अगर किसी, जो हमने बेसिक एक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, स्कूल में, क्लास में, आपके इस ऑफिस में अगर 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, उनके कुछ नाम होंगे। 700 1 2 3 4 से लेके 700 तक गिनती नहीं है, कहाँ है वो? और आप कहते हो कि जिस सब जेलों में हमने डाल दिए, रोज न्यूज़ में आता है कि आज लॉरेंस गैंग के 5 गुर्गे पकड़े, आज फलाने गैंग के 10 गुर्गे पकड़े। जब आप सबको पकड़ के जेल में डाल रहे हो तो ये गिनतियां बढ़ क्यों नहीं रही हैं? सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नहीं, दूसरे गैंग्स की भी मैं बात करूंगी, जितनी गिनती है वो उतनी की उतनी रह रही है। तो भाई ये क्या आप झूठे बंदे पकड़ के डाल रहे हो, या जो पहले डाले हुए हैं वो झूठे हैं? और ये जो बाहर से नेटवर्क ये लोग चलाते हैं, कोई भी गैंग हो, क्या इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप इंडिया में जो एजेंसीज हैं वो धरपकड़ उनकी कमज़ोर हो जाती है?
देखिए, बाहर जो कंट्रीज़ के साथ डील करना होता है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर होता है, वो हमारे डिप्लोमेट्स डील करते हैं। उन कंट्रीज़ के साथ डील करने के लिए हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं। डिपेंड करता है कि किस कंट्री के साथ हमारी जो ट्रीटीज़ हैं, जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनकी क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, तो उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और उसकी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, बट हाँ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में अगर कोई एक्यूज पर्सन जो यहाँ पर वांटेड है, वहाँ पर पता चल जाए कि हाँ इस कंट्री में है और इस कंट्री की इस सिटी में है, या वहाँ पर डिटेन किया गया है किसी ऑफेंस के लिए, तो वहाँ से उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू एग्जीक्यूट करा के यहाँ डिपोर्ट करा के लाते हैं। एक बार फिर से मैं सिद्धू मूसेवाला केस पे जाऊंगी। ये पूरा मामला हुआ क्या था? क्योंकि हर किसी का कहना है कि गैंग वॉर था, उसने उसके बंदे को मारा, फिर उसका बदला लेने के लिए उसने उसके बंदे को, सिद्धू मूसेवाला को मारा। ये देखिए, पूरा जो हुआ क्या था? सिद्धू मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी बोला था कि सिद्धू मूसेवाला को मैं मारूंगा, बट जब ये इंसिडेंस होता है, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, तो उसमें लॉरेंस का ना प्लानिंग में, ना कोई वेपन्स प्रोवाइड करने में, ना किसी एक्यूज्ड के साथ डील करने में, ना किसी एक्यूज्ड को गाइड करने में, किसी तरह से कहीं पे लॉरेंस का कोई रोल नहीं है। और यही बात लॉरेंस ने भी बोली थी जब इंसिडेंट्स के बाद हमने उससे पूछा था कि इस केस में क्या रोल। कहते मैंने कभी बोला था गोल्डी को कि इसने विक्की मिद्धू खेड़ा के मर्डर में हेल्प की है, तो इसको मरवाना है। अगर ये सीधे रास्ते पे नहीं आता, ये शगनप्रीत को नहीं देता, तो इसका काम करेंगे। बट उसने कर दिया, उसने क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। और हमारा जो लॉ है इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम किसी के मर्डर की प्लानिंग करते हैं, दैट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस अटेम्प्ट हैज बीन मेड। तो अगर जो बात मीडिया में है, न्यूज़ में है, या जितनी इंफॉर्मेशन चार्जशीट के बाद मेरे पास है, उसमें पर्टिकुलर जो ये मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाला का, उसमें लॉरेंस का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ा केस अभी यही है, जितने भी केसेस हैं? अब कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा केस है। उसके बाद सलमान खान का ये भी बड़ा केस है, और एनआईए का केस है, जो एनआईए ने गैंगस्टर्स के घरों पे रेड करके, एनआईए का केस भी अपने आप पे बहुत बड़ा केस है। आप कौन कौन से केसेस हैंडल कर रही हैं इसके, लॉरेंस के? जो दिल्ली में एनआईए का केस है वो भी मैं हैंडल कर रही हूँ, गुजरात में है वो भी मैं देख रही हूँ, और दिल्ली में मकोका है, और बाकी भी और मल्टीपल केसेस हैं। एंड वन थिंग वेरी सरप्राइजिंगली, कि जो भी दिल्ली के केसेस हैं, जो चार्जशीट्स मेरे पास हैं, उनमें सब में, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। वो 3rd या 4th नंबर पे जाके डिस्क्लोजर में नाम आता है जी। ए ने कहा बी के कहने पे किया, बी ने कहा सी ने मुझे वेपन दिए, सी ने कहा डी से लिए थे, डी कहता है जी लॉरेंस बिश्नोई ने भिजवाए थे। भाई कैसे भिजवा दिए? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे केसेस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है? लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ही इनोसेंट। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, इट हैपेंड ऑन 29 मई 2022। हाँ। तो उसके बाद लॉरेंस को पंजाब लेकर गए इसी केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए। लॉरेंस वैसे राजस्थान का है ना? ये पंजाब का ही है, अबोर का। अच्छा। तो पंजाब इसको मानसा लेकर गए मूसेवाला की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद लॉरेंस ऑलमोस्ट पूरा 1 साल रिमांड पर रहा है पंजाब पुलिस के पास, कभी किसी केस में, कभी किसी केस में। और उन्होंने किन केसेस में, जो 3-3, 4-4 साल पुराने केस थे, 2017-18 के केसेस में रिमांड लिए। और उनमें उसका क्या रोल है? 2 चार्जशीट फाइल होने तक कहीं कोई उसका नाम की विस्पर भी नहीं है। किसी एक्यूज ने नहीं बोला, ना कंप्लेंट में है, ना एफआईआर में है, किसी एक्यूज ने नहीं बोला कि लॉरेंस बिश्नोई था। सडनली 2 चार्जशीट फाइल होने के बाद 3 साल 4 साल बाद कोई उसमें एक्यूज पकड़ा गया, उसने बोल दिया जी कि लॉरेंस बिश्नोई था इसमें शामिल। उस केस में लॉरेंस को रिमांड पे लिया गया। ऐसे करके उस 1 साल में 22-23 केस
लॉरेंस के पंजाब में लगे थे। अब सोच सकते हो, जो 4 साल बाद अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में 3 साल तक कोई नाम नहीं है, 4 साल तक कोई नाम नहीं है, 4 साल बाद सडनली उस केस की इन्वेस्टिगेशन में आप XYZ किसी बंदे को पकड़ते हो, वो बंदा कहता है जी इसमें लॉरेंस था, आप लॉरेंस को रिमांड पे ले लेते हो। उन केसेस का क्या फेट है? यहाँ से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि उन केसेस में लॉरेंस बिश्नोई का क्या रोल रहा होगा। एक लेमैन भी समझ सकता है कि अगर FIR में नाम नहीं लिया, कोई उसका रोल नहीं है। जो FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन, हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है 60 डेज में या मैक्सिमम 90 डेज में चार्जशीट फाइल होती है, और चार्जशीट आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिशियल जो भी IO होता है वो फाइल करते हैं। वहाँ तक कोई नाम नहीं आया, ठीक है जी, आपकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, FSL हो गई, सब हो गया, किसी विटनेस ने नाम नहीं लिया। जब कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। ना किसी एक्यूज्ड के डिस्क्लोजर में, ना स्टेटमेंट में नाम आया, ना किसी विटनेस की स्टेटमेंट में नाम आया, ना कोई एविडेंस आया। सडनली 3 साल 4 साल बाद उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहाँ से आ जाता है? तो लॉरेंस बिश्नोई को टूल बना के यूज़ किया जा रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई बागी बन चुका है? बागी तो किससे बगावत करेगा? सिस्टम से। सिस्टम को तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन में, तो हर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं हम तो किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं भाग रहे। जहाँ भी जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है सब ज्वाइन की है, आज तक की है, आज भी कर रहे हैं, कल भी कोई होगी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। तो किससे बगावत, किससे? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्यों टूल बनाया जा रहा है फिर? ये तो या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बता सकती हैं कि क्यों लॉरेंस बिश्नोई, क्यों नहीं और किसी का नाम ले रहे, क्यों हर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाता है। और जो मल्टीपल केसेस, मल्टीपल आप ये देखोगे सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, क्यों लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम यूज़ हो रहा है? क्यों हर कोई एरा गैरा, जैसे अभी मैंने आपको सलमान खान वाला एग्जांपल दिया था, उसके बाद सब्जी वाला लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है। उसके बाद सिर्फ ये एक एग्जांपल है, उस टाइम पे 3-4 ऐसे केसेस आए थे। क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूज़ कर रहे हैं? क्यों नहीं और गैंगस्टर्स के नाम यूज़ कर रहे हैं? ये जो मेल आती है, मेल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए आती है मेल की बिश्नोई गैंग इसकी ज़िम्मेदारी लेता है, और उनके ट्विटर हैंडल से ही मेल आती है, आप लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं? पहली बात, लॉरेंस का कोई ट्विटर हैंडल है ही नहीं, कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। लेकिन मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब ये सिद्दीकी वाला मर्डर केस हुआ था तब आई थिंक बिश्नोई का ही कोई हैंडल था, ये अनमोल बिश्नोई का था या फिर गोल्डी बराड़ का था, उसी से हुआ था। देखिए, बाबा सिद्दीकी वाले मैटर में लॉरेंस बिश्नोई का कहीं नाम नहीं आया, उसमें अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया अनमोल था। बिश्नोई का, और हुआ अनमोल उसी बिश्नोई का उसी नाम के आया ट्विटर था। हैंडल से किया गया था ट्वीट। अनमोल बिश्नोई का भी कोई ट्विटर हैंडल नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। अब उनके नाम से कौन यूज़ कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये तो यूज़ करने वाला बता सकता है, अगर पता चल जाए तो। अनमोल बिश्नोई को भी भारत ले आए गए थे। हाँ। तो अनमोल बिश्नोई का ये जो सिद्दीकी के केस में आया था, कहाँ तक मतलब ये केस कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक की लड़ाई है ये? इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, और चार्जशीट में इसमें अनमोल बिश्नोई को एज एन एब्सकॉन्डर दिखाया गया है। वो क्या होता है? भगोड़ा, कि जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, अच्छा। नॉमिनेटेड है बट अरेस्ट नहीं किया गया। एब्सकॉन्डर जनरली उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि जिसका पता नहीं है कि कहाँ है, केस में इन्वॉल्व है बट उसका वेयर अबाउट्स नहीं पता कि कहाँ पर है। बट अनमोल बिश्नोई के मैटर में तो आई विल से सबको पता है, इवन कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसी नहीं है जिसको नहीं पता कि अनमोल बिश्नोई को इंडिया ले आए। जब आया था तो सब न्यूज़ चैनल्स पे, सब जगह पे, हर चैनल पे, हर स्टेट में, सब जगह चला था कि अनमोल बिश्नोई को इंडिया ले आए हैं। तो अगर आज तक वो उस केस में एब्सकॉन्डर है तो ये हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका ढीलापन नहीं है? क्यों नहीं आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उससे? कौन सी जेल में अनमोल बिश्नोई? तिहाड़ में। तिहाड़ में है। ये दोनों सगे भाई हैं। हाँ, क्यों आज तक सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी वाले केस में चार्जशीट फाइल हुए आई थिंक 5-6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है,
मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है दशहरे के आसपास हुआ था उनका मर्डर, सिद्दीकी? हाँ। या 1-2 दिन आगे पीछे, पर उन्हीं दिनों में हुआ था। तो उसके बाद दूसरी दिवाली भी जा चुकी है, हाँ। नेक्स्ट दिवाली आने वाली है। जब आपको पता है कि अनमोल बिश्नोई 6 महीने पहले इंडिया आ गया है, तो क्यों आप उससे इन्वेस्टिगेशन करने के एफर्ट्स नहीं कर रहे हो? क्यों आज तक नहीं आए हो तिहाड़ जेल? किसको बचाया जा रहा है? ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बता सकती हैं ना। वी आर रेडी टू कोऑपरेट। आप आओ तो सही, इन्वेस्टिगेशन करो तो सही। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, एक तो है कि किसी बंदे का जैसे गोल्डी बरार है, पता नहीं है जी कहाँ है, कौन सी कंट्री में, आपको अभी तक ये कंफर्म नहीं है। बट अनमोल बिश्नोई का तो आपको पता है कि इंडिया ले आए हैं, तिहाड़ जेल में है। क्यों नहीं आ पा रहे हो? एक बार भी आके आपने बॉम्बे पुलिस ने आके एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ इस केस में तुम्हारा क्या रोल है? क्या वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करना चाहते? ये आंसर तो एजेंसीज खुद दे सकती हैं। मैं सिर्फ एंटिसिपेट कर सकती हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है। आप और मैं सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इस रीज़न से नहीं कर रहे होंगे, उस रीज़न से नहीं कर रहे होंगे, इसको बचा रहे हैं, उसको फंसाना है। बट एग्जैक्ट आंसर तो एजेंसी खुद दे सकती है। आपकी बात हुई है कभी अनमोल बिश्नोई से? हाँ, मैं जाती हूँ, जाते हो लीगल मीटिंग के लिए जाती हूँ मैं। अनमोल बिश्नोई के साथ? अनमोल बिश्नोई के जो केसेस हैं मैं देख रही हूँ। आप देख रहे हो? हाँ। ये सिद्दीकी वाला भी, उस मामले में भी? अगर आएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ भी जाऊँगी। तो कभी ये लॉरेंस बिश्नोई, मतलब जैसे दोनों भाई हैं, तो कभी आपसे पूछते हैं, क्योंकि मीडिएटर आप ही हैं? नहीं, यू कांट से मीडिएटर। हाँ, बस ये है कि उससे अलग मिलती हूँ, उससे अलग मिलती हूँ, तो बीइंग अ पर्सन हालचाल तो इंसान पूछता ही है। वो तो हमारा तो कल्चर ऐसा है कि भाई कोई सड़क चलते हुए मिलता है तो उससे भी हालचाल पूछ लेते हैं, हाँ भाई कैसे हो। अगर आप कह रही हैं कि बिश्नोई के पास मोबाइल नहीं होता है और उसके पास कोई भी ज़रिया नहीं है बाहर की दुनिया देखने का, ना टीवी है ना मोबाइल है, तो उसको ये जानकारी है, ऑब्वियसली होगी। मेरे को मतलब अभी आप क्योंकि वकील के तौर पे कह रही हैं और मैं उस तरीके से देख रही हूँ जैसा जेल में होता है, जैसी चीज़ें देखी जाती हैं, मैं उस तरीके से देख रही हूँ। और मेरे भी 1-2 जेलर्स के साथ पॉडकास्ट किया, तो वहाँ पर भी बताते हैं कि मतलब किस तरह से जो क्रिमिनल्स हैं वो ईगो दिखाते हैं जेलर्स को, और मतलब कई बार मतलब अपनी चीज़ मनवाने के लिए किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैं तिहाड़ जेलर से भी करूँगी बात 1-2 दिन में, तो मैं ये बात पूछूंगी गोल्डी बराड़ की। लेकिन उससे पहले मैंने किया था तो उन्होंने बताया था कि तिहाड़ जेल में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब आप फ़ोन लेके चले जाते हैं, आप प्राइवेट पार्ट्स में फ़ोन और वो ये हेरोइन वगैरह लेके जाते हैं। और एक का तो केस बताया था, ये जो सहारा वाले थे सुब्रतो राय, कि उन्होंने तो जेल के अंदर ही एक ऐसा एक रूम बना रखा था, एक घर ही बना रखा था जहाँ पर लड़की आती थी, जिसको देखिए इस चीज में मैं एक चीज यही आपको बोलूंगी, जब जेल अथॉरिटीज कह रही हैं कि ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है, हाँ उन्होंने कहा है, ऑफिशियली कहा है, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं? वही तो, वो सब इन सब कॉन्स्पिरेसी में वो खुद पार्ट हैं। अगर जेल में कुछ भी होता है, इवन अगर जेल में एक सुई भी जाती है, एक तिनका भी जाता है, तो सुपरिटेंडेंट मस्ट बी अवेयर। और अगर वो उनकी नाक नीचे पहुंच रहा है तो दैट मीन्स दे हैव अलाउड इट, नो वन एल्स इज इन्वॉल्व्ड। सुनील गुप्ता जी का किया था मैंने पॉडकास्ट, तो उन्होंने ये सब चीजें मैंने भी थी। बहुतों से सुना है, हाँ, देखा ये है। सब देखे। और मैंने अभी आपको वो टिल्लू वाले मर्डर में बताया कि अगर पंखे की आप चलते हुए पंखे की तो पंखड़ी तोड़ के ब्लेड नहीं बना सकते ना। हर बैरक्स में कैमरास लगे हुए हैं, तो कैमरास से फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं लगे ना, वो कैमरास इसलिए लगे हैं कि आप उन पे सर्विलेंस रख सको। आप हर एक जेल में सुपरिटेंडेंट है, उनके बाद डीएस है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो कि 24/7 ड्यूटी होती है, टर्न बाय टर्न होती है, बट होती है। तो जो पर्सन उस टाइम ऑन ड्यूटी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ जेल, कि जेल में क्या चीज़ आ रही है। इवन मुझे नहीं पता ये जेल अथॉरिटीज कैसे काम करते हैं,
क्या करते हैं। बट मैं जितनी बार भी जेल लीगल मीटिंग्स के लिए विजिट के लिए गई हूँ, मैंने तो यही देखा है कि अगर सब्जी भी आ रही है तो एक एक उनका जो क्रैट्स होता है खोल के चेक होता है। बना हुआ खाना भी आ रहा है तो उसमें भी कड़छी चला के देखते हैं कि कुछ चीज़ तो नहीं है। बोरियां हैं तो वो भी स्कैन होती हैं, उनको स्कैनर मशीन्स में डालकर निकालते हैं। तो चीज़ें अंदर जाती कैसे हैं? और ये जेल अथॉरिटीज एडमिट करती हैं कि जाती हैं, तो कैसे जाती हैं भाई? ये वीडियो क्या बिश्नोई का था, वो जो मतलब रंगीन पानी जैसा था, वो अल्कोहल थी कि क्या थी, किसी और का था? नहीं, मैंने नहीं देखा। खैर सुनील जी ने ये भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि ये लोग आपस में मतलब हंसी मजाक करना, तो पानी में कुछ रंग मिक्स कर देना, तो उसका वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि लोगों को ऐसा वैसा लगे। लेकिन तो ये वीडियो जब बन हाँ, रहा होता है तो जेल अथॉरिटीज कहाँ सो रही होती हाँ है? वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि बिश्नोई के पास मोबाइल होगा, क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं तो बिश्नोई जैसा क्रिमिनल जिसके ऊपर इतने एलिगेशंस हैं, जिसने जिस मतलब मैं तो भाई लेमैन के तौर पे देख रही हूँ कि जो मैं टीवी पे देखती हूँ ना, तो मैं यही मान के चल रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसको पता है कि कितना मशहूर हो चुका है वो बाहर? देखो, ये तो कहीं ना कहीं पता है कि उसके बारे में बाहर कितना कुछ चल रहा है, ये पता है। ये पता है। कुछ एडवोकेट से भी पता चल जाता है कि भाई बाहर ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब हम लीगल मीटिंग पे जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो हमें भी वेरीफाई करनी होती है, हमें पूछना होता है कि भाई ये चीज़, ये मार्केट में या मीडिया में, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में ये चीज़ आ रही है, ये बात आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। बिकॉज हमारे पास कोई और ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है जिससे हम पूछ सकें। ट्रू। कोई इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये उससे बेटर कोई नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। तो उन सब चीज़ों को लेके हमें अगर उससे वेरीफाई करना है तो हमें बताना भी पड़ता है कि भाई ये न्यूज़ आ रही है या इस केस में नाम आया है, इस केस में क्या रोल है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई पे मूवी भी आ रही थी जिसपे स्टे ले लिया गया है, आपका भी उसमें कुछ भूमिका है? आपसे इन्वेस्टिगेशन हुई, रिसर्च हुई आपके से मिलके कुछ किसी तरह की? नहीं, जैसे आपके साथ पॉडकास्ट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट्स भी हैं, न्यूज़ में भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस या बहुत सारे लोगों ने ऐसे बात की है। वो कहीं यूज़ कोई कर रहा हो तो आई एम नॉट श्योर। वैसे पर्सनली आके मूवी को लेकर आपसे कोई बात नहीं, मूवी को लेके ऐसे कोई बात नहीं हुई है। और जहाँ तक बात है, ये लॉरेंस ऑफ पंजाब करके जो मूवी आई थी, ये Z5 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज कर रहे थे। तो उस पे पंजाब के मिनिस्टर हैं राजा वड़िंग, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि इस मूवी के थ्रू जो ये गैंगस्टर कल्चर है, इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और उस पे फिर उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री वगैरह को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा था। तो मिनिस्ट्री के थ्रू, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के थ्रू एडवाइजरी इशू हुई थी कि इस मूवी को रिलीज ना किया जाए। उसके अगेंस्ट जी वालों ने फर्दर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट फाइल की है कि जो ये एडवाइजरीज गवर्नमेंट ने इशू की हैं, ये एज पर लॉ नहीं है, इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और हमें मूवी रिलीज़ करने की परमिशन दी जाए। सेम जब ये ट्रेलर्स देखे थे मैंने, तो मैंने भी लॉरेंस से बात की थी। तो लॉरेंस कहता है कि मुझसे किसी ने परमिशन नहीं ली, मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया मेरा नाम यूज़ करने के लिए। तो उस OTT प्लेटफॉर्म पे जो ये मूवी का टाइटल है वो लॉरेंस ऑफ पंजाब है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली लॉरेंस की लाइफ को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और लॉरेंस का ये स्टैंड है, और बीइंग एन एडवोकेट मेरा भी यही कहना है कि लॉरेंस के अगेंस्ट मल्टीपल केसेस पेंडिंग हैं जिनका ट्रायल चल रहा है कंसर्न कोर्ट्स में, और मल्टीपल कोर्ट्स में चल रहा है। और अगर ये मूवी, आई डोंट नो, मूवी का मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है, मूवी में क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया, आई एम टोटली अनअवेयर। बट अगर मूवी में चाहे वो सही दिखाया है चाहे गलत दिखाया है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लॉरेंस का जो भी उसमें उन्होंने फेस दिखाया होगा, या तो लॉरेंस को नेगेटिव दिखाया होगा या पॉजिटिव। न्यूट्रल तो इंसान तभी दिखा सकता है जब उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या है। जब तक आप जाके लॉरेंस से मिले नहीं हो,
Permission. आपने बात नहीं की है, आपको कैसे पता कि क्या सच है क्या झूठ है? टोटली मीडिया पे या न्यूज़ पे या सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके बेसिस पे आप लॉरेंस की लाइफ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लॉरेंस का कैरेक्टर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, चाहे सही या गलत, कुछ भी नहीं कर सकते। लॉरेंस का कैरेक्टर सिर्फ लॉरेंस बता सकता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ लॉरेंस ही जो देगा वो ऑथेंटिकेटेड होगी। अगर मैं भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो, अगर हम लीगल टर्म्स में कहें तो हियर से है, जो मुझे लॉरेंस ने बताया मैंने आपको बता दिया, जितना मुझे पता है मैं वही तो आपको बताऊंगी, बट एग्जैक्ट जो है वो तो लॉरेंस ही बताएगा कि ये सच है या गलत है, कितना सही है और कितना झूठ है इसमें। लॉरेंस से मिलने की इजाजत होती है जेल में, मतलब हाँ। परिजनों को? तो कभी आता है कोई, पेरेंट्स वगैरह आते हैं? नहीं, पेरेंट्स नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। अलाउड होता है, कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, फैमिली मीटिंग्स उसका राइट है और अलाउड करती है जेल अथॉरिटीज़, इवन हमारी कोर्ट्स अलाउ करती हैं कि नहीं फैमिली से मुलाकात होनी चाहिए। हालांकि वो उस पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप अपनी मदर टंग में बात नहीं करोगे, हिंदी में करोगे, जेलर्स या समझ आया। स्टाफ अवेलेबल रहेगा, आप गुपचुप तरीके से बात नहीं करोगे, जो बात करोगे सामने करोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठ के करोगे ताकि आप कोई चीज़ एक दूसरे को पकड़ा ना सको, कुछ वो सब चीज़ें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट हाँ अलाउड होती है। तो कोई आता नहीं मिलने? नहीं, तो मतलब मदर फादर दोनों में से कोई भी नहीं आता। और लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई है, कोई बहन वगैरह है? भाई है बस, अनमोल बिश्नोई। दोनों भाई हैं। लॉरेंस साबरमती जेल में है और अनमोल बिश्नोई यहाँ तिहाड़ जेल में है। और पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? राजस्थान, अबोहर? पेरेंट्स अबोहर। जैसे हम जब बड़े छोटे थे तो एक क्रिमिनल था जिसको बिकिनी किलर कहा जाता था, चार्ल्स शोभराज। तो उसको लड़कियां देखने के लिए पागल रहती थी, और मैंने सुना है कि उसको तो जेल में भी लड़कियां मतलब मिलने के लिए पागल रहती थी कि एक बार दिख जाए, और उसकी ये एक अलग ही दीवानगी थी, मतलब ऐसे करिश्माई पर्सनैलिटी थी। अब लॉरेंस बिश्नोई को जब भी हम देखते हैं, जब न्यूज़ चैनल में थी मैं, तो लॉरेंस बिश्नोई वो हुडी पहन के आता था और चलता, और वो मूँछों को ताव देने वाली मूछें थी और हुडी में आता था। तो वो एक उसकी पर्सनालिटी, उसका चार्म तो है। क्या कभी जेल में भी ऐसा होता है कि उससे मिलने आती हैं लड़कियां? हाँ, है? लास्ट आई थिंक 2 साल पहले 2 लड़कियां गई थी जो भटिंडा जेल पहुंच गई थी कि अच्छा। हमें एक बार लॉरेंस से मिलवा दो, अच्छा। बट एज पर लॉ किसी अननोन पर्सन को मीटिंग अलाउड होती नहीं है। हाँ। और लॉरेंस किसी भी लड़की से कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई मतलब वास्ता है नहीं, तो किसी से क्यों मिलेगा। और रही बात वो हुड्डी की, तो हुड्डी वाला ये है कि वो हुड्डी वाली उसकी फ़ोटो बहुत वायरल है, एक ही फोटो है जो दिखती है हर जगह। उस हुड्डी का बहुत क्रेज यंगस्टर्स में था। और लास्ट ईयर राजस्थान में तो वो हुड्डी शॉप्स पे बेचनी तक बैन करती थी कि ये हुड्डी जो बेचेगा दैट इज ऑफेंस। अच्छा। लास्ट ईयर राजस्थान में वो हुड्डियों पे बैन था कि ये पर्टिकुलर हुड्डी इस तरह की ब्लैक और ऑरेंज बैन कर दी गई थी। नीलामी ना होने लग पड़ गई किसी ने उसके हुडी की। अच्छा, इस कदर वो था। इस वो कदर हुडी, था। वो तो फोटो हर जगह वही चलती हाँ। है। अब कहीं जाके एक फोटो आई है जिसमें थोड़े छोटे बाल हैं और तिलक लगाया हुआ है। तिलक किस चीज का लगाते हैं, मतलब पूजा करता है या फिर किसी? मेरे को बताया ना, वो हनुमान सुबह जी से की? पूजा पाठ करता है, हनुमान जी का भक्त है। अच्छा। वो सुंदरकांड का डेली पाठ करना हाँ। और पूजा पाठ काफ़ी करता है। इवन कई बार तो वो ऐसी किताबें, वो धार्मिक किताबें कहते हैं कि ये पुराण ला दो, वो ला दो मुझे पढ़ने के लिए, जो लिटरली मैंने भी नहीं सुने होते। आई हैव टू सर्च कि भाई कहाँ से मिलेगी। अच्छा, तो आपसे जब मुलाकात होती है तो मतलब आपको क्या कह के, मैम, दीदी या क्या? लेट इट बी। मैं समझ गई। चलिए, सही है। और मुझे लगता है कि एंड इट डजेंट मैटर, जो एक क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशन है उसमें एक रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होनी चाहिए। ओनली दैट थिंग मैटर्स। डजेंट मैटर कि आपको क्या बुला रहा है या हम उसको नहीं, क्या ठीक बुला रहे है, हैं, वो दैट इज अ आपको। डिफरेंट और थिंग। मुझे लगता है कि जब आप किसी को मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा है, मैं किसी को उतना ही रिस्पेक्ट देती हूँ जितना मेरे दिल से निकलती है। अगर मुझे लगेगा कि ये मेरी बहन कहलाने लायक है या मेरा भाई हालांकि मुझे आज तक कभी लगा नहीं, मुझे लगता है जो मेरा सगा भाई है वही मेरा भाई है, क्योंकि उसके अलावा कोई भाई वैसा
नहीं हो सकता, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है। तो मैं तब तक नहीं अपने मुंह से निकलता मेरे कि तू मेरा भाई जैसा है या तू मेरा भाई है, जब तक मेरा पूरा दिल से वो ना हो। लेकिन हाँ, जिस दिन अगर मेरे दिल से हुआ कि हाँ ये तो यार मतलब मेरी मम्मी जैसी है, जैसे मेरी बुआ है, उनको मैं माँ की तरह ही मानती हूँ अपनी, तो वो मेरे दिल से निकलता है, तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिल से वो चीज़ निकल रही है किसी भी तरीके से। पर्सनली एज अ पर्सन मेरा यही मानना है कि आप रिलेशन कोई भी बुलाओ, किसी भी नाम से बुलाओ, निभाओ, उसमें रिस्पेक्ट होनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल आप बिल्कुल। किसी को वैसे तो आप किसी को जिसे कहते हैं ना कि हमारे कल्चर में कि घूंघट का क्या फायदा अगर अंदर से गालियां निकाल रहे हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। एक जो किसी भी रिलेशन का नाम है वो सिर्फ एक नाम है, बट उसमें जो रिस्पेक्ट है वो मैटर True, करती मैं वही कह रही हूँ, जब तक वो मैटर रिस्पेक्ट करती निकल रही है तो आप, मेरे को लगता है कि उसमें कोई गुरेज नहीं है। दोस्ती में भी वो रिस्पेक्ट आप देख सकते हैं, और अगर बिल्कुल। आपको कोई भी नाम देना और है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं कि आप पड़ता। किसी को बाय नेम, मैं अगर आपको बाय नेम बुलाऊं बट रिस्पेक्टफुल है तो दैट हार्डली मैटर्स कि मैं आपको बाय नेम बुला रही हूँ। बट वैसे मैं आपको दीदी बोलूं या आप मुझे दीदी बोलो और मेरे जाने के बाद पीछे से चुगलियां हो बिल्कुल रही हैं बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरी रजनी जी से ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो मैंने पहला सवाल उनसे ऑफ द कैमरा यही पूछा था कि आपको गिल्ट नहीं होता कि आप एक क्रिमिनल का केस हैंडल कर रही हैं जिसको पूरी दुनिया क्रिमिनल मानती है? तो एक बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया था, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को भी बताएं। देखिए, बीइंग एन एडवोकेट हमारी तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी का केस ले रहे हैं, कोई भी हमारे पास आ रहा है, तो वो लॉ का जो प्रोसीजर है उसको फेस करने के लिए आ रहा है। तो वो बीइंग एन एडवोकेट हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको उसमें प्रॉपर असिस्ट कर सकें, और करना भी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारा लॉ खुद ये प्रिज्यूम करता है कि जब तक किसी एक्यूज का गिल्ट प्रूफ नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है। तो एक इनोसेंट को डिफेंड करने में क्या गिल्ट? आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। है ना? अच्छा, लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ, दिल तो बड़ा कर रहा है बातें करने का। मतलब बी पॉजिटिव, वैसे आप क्योंकि उसकी लॉयर हैं तो आप पॉजिटिव ही बात करेंगी। इतने साल हो गए हैं अभी इस केस को चलते हुए, तमाम केसेस, तमाम धाराएं लगी हैं, आपको लगता है कि कभी बाहर निकल पाएंगे? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली बाहर आएगा। क्योंकि जितने भी केसेस हैं सब आज की डेट में मैं कहूँ 90% झूठे हैं, जिनमें कहीं कोई रोल नामो निशान दूर दूर तक नहीं है, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जब इसको सिद्धू मूसेवाला के बाद पंजाब लेकर गए थे, तो 3-4 साल बाद अगर आप केसेस में नॉमिनेट कर रहे हो तो उन केसेस में उसके नॉमिनेशन की ग्राउंड कितना सच्चा होगा ये कोई भी सोच सकता है। एज एन एडवोकेट तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, बट एक लेमैन के तौर पे अगर आपको भी बोला जाए कि आप जी किसी केस में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, ये चार्जशीट फाइल हो गई, अब ट्रायल चल रहा है, एविडेंस शुरू हो गए, या किसी भी स्टेज पे केस है, 4 साल बाद अगर किसी नए इंसान का नाम आएगा तो क्या कॉमन बंदे के माइंड में ये सवाल नहीं आएगा कि भाई आज तक इसका नाम क्यों नहीं आया, आज सडनली कैसे आ गया इसका नाम? क्योंकि ये आज आपकी कस्टडी में है। तो उन केसेस का क्या फेट होगा? एज एन एडवोकेट तो मुझे पता है कि उन केसेस का कोई फेट नहीं है, किसी भी तरह से उन केसेस को प्रूफ नहीं किया जा सकता। बट एज अ लेमैन आप खुद सोचिए कि उस केस में कितनी सच्चाई आपको लगती है कि होगी। कभी ऐसा एज्यूम किया है बिश्नोई ने कि यहाँ से निकल के मैं ये करूँगा, बस लाइफ को ऐसे बिताऊंगा? देखिए, वो जब जेल में है तब भी साधारण जीवन जी रहा है, और जब तक वो बाहर था, उसके स्टूडेंट लाइफ या उससे कॉलेज लाइफ से पहले की भी बात करें तो ही वॉज अ गुड एथलीट। जितना मैंने उसके बारे में सुना है या उससे पता चला है या उसके करीबी लोगों से जितनी बात हुई है, तो उसमें तो बस यही मुझे पता चला है कि स्कूल टाइम में भी वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ध्यान देता था, और जो आसपास के बच्चों के साथ कभी मूवी का प्लान नहीं बनाना, कभी इधर उधर घूमने नहीं जाना, वो उनको इकट्ठा करके खेलता था कि चलो बैडमिंटन खेलें, बैट बॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। इवन वो अपने घर से उसकी फैमिली प्रोवाइड करवाती थी कि बच्चों के पास खेलने के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो अपने फैमिली से, अपने मदर फादर को बोलता था और वो लोग करते थे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ला कर देते थे। ठीक है, बैडमिंटन चाहिए, ठीक है 6 जने हैं, बैडमिंटन्स ले आओ। वो खुद एक्सपेंसेस सब चीज़ का बियर करते थे। तो ऐसे बच्चे का आप सोच सकते हो कि आगे भी वो क्या प्लान करेगा।
लेकिन मतलब जैसे कि आप तारे मिलने नहीं आए तो अपने घर तो नहीं जाएगा? ऐसा कुछ भी एंटिसिपेट मैं नहीं कर सकती, वो डिपेंड करता है, जब बाहर आएगा तब जाएगा घर या पेरेंट्स को बुलाएगा, क्या होगा क्या नहीं, दैट डिपेंड्स। वो जब टाइम आएगा तब पता चलेगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़ी सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं। हालांकि एक तो मैंने ये भी पढ़ी थी, हालांकि वो बात में रिसर्च करके मैंने देखी, वो तो बिल्कुल ही निकम्मी थी कि संजय दत्त के साथ भी उसका कुछ था। संजय दत्त, आपने सुना है कभी ये? मैंने तो सुना भी नहीं है ये, मैं आपने देख पता रही नहीं कहाँ थी, सोशल वो मीडिया पे हाँ देखा है। सोशल मीडिया पर एक दो रील्स देखी, फिर मैंने देखा तो उस रील में कुछ था ही नहीं कि संजय दत्त के साथ था क्या। बस इतना ही कि संजय दत्त ने कहा कि बड़ा गुंडा समझता अपने आप को, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं था। तो मैं तो आजकल उस पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखती हूँ जो ये डीप फेक वीडियोस आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, संजय दत्त, सलमान खान और कहीं अजय देवगन, शाहरुख खान खड़ा है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है, कहीं बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कहाँ से और क्या आ रहा है। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर से एक बार यही कहूँगी कि सोशल मीडिया की दुनिया और रियल दुनिया, यानी कि रील और रियल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और न्यूज़ चैनल्स में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी देखते हैं उसको जजमेंट मत समझिए कीजिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये बोलने वाली मैं कोई नहीं होती। और पूरा जो केस है वो अभी कोर्ट में निलंबित है और वो चल रहा है। क्या कुछ सामने आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, इतनी Thank तमाम you so much. जानकारी देने के लिए। Thank you so much. तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तमन्ना टॉकीज।